अजनबी बंधन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूरुलैन है और मैं आपके लिए ये नावल अजनबी बंधन लेकर हाजिर हुई हूँ। अस्कल अमन आलमैर का ये नावल है और इसके 10 या 12 पार्ट होंगे। इंशाल्लाह मैं ये कंप्लीट कर दूँगी और नावल शुरू करते हैं। अब इस नई मुसीबत को कैसे हैंडल करूँ, वो मुसलसल सोच कर झुंझला सा गया था। पिछले 1 हफ्ते से एक ही बात सोच कर अब उसका दिमाग ऑफ होने लगा था। इतना सोचने के बाद भी उसे कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। अपने माँ बाप की खिलाफ वर्जी वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, लेकिन वो अपने किए वादे से भी पीछे हट नहीं सकता था। इतनी टेंशन में उसका ध्यान सड़क से हटा था। कोई तेजी से गुजरता उसकी कार से टकराया था। इसने पूरी कोशिश की थी कि कार सामने वाले को बिल्कुल भी टच ना हो। वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ था। उसका पाँव फ़ौरन ब्रेक तक गया था। फ़ौरन ही कार से बाहर निकला था। जो भी हो गलती उसकी थी, उसे ध्यान देना चाहिए था। एक्सक्यूज़ मी, आप ठीक हैं? उसने पूछा। आरिश के मुताबिक उसने तो बर वक्त ब्रेक लगा दी थी, तो सामने वाला ना जाने ऐसा क्यों ज़ाहिर कर रहा था जैसे उसे बहुत ज़्यादा चोटें आई हों। सामने वाले चूते अपनी कैफियत पर काबू पाए उठ खड़ा हुआ। क्या तकलीफ़ है तेरे को? तेरी वजह से मैं मौत के मुंह से वापस आई हूँ। तेरे को अंदाज़ा भी है अभी अगर मैं मर जाती तो। आरिश ने हैरानी से सामने खड़ी अजीब मखलूक को देखा था, जो उसे लड़की तो कहीं से भी नहीं लग रही थी। अजीब गरीब लड़कों वाला हुलिया अपना शर्ट के तहत खुली से घेरदार शलवार पहने, गले में लटकती बेशुमार चेन और हाथों में अनगिनत बैंड चढ़ाए, सर पर कैप जिसके अंदर उसके छोटे से घुंघराले बाल छुप गए थे। आरिश को वो लड़की कम होंडा ज़्यादा लग रही थी। आरिश ने सॉरी बोलने का सोचा। देखो आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, पर आपको भी देख कर चलना चाहिए था। वाह गज़ब, एक तो गलती करो इल्ज़ाम दूसरे पर डालकर फिर फुर हो जाओ। देखो अब तुम बात को बढ़ा रही हो। पहने के साथ इसको बोलने की भी तमीज़ नहीं है। इसने दिल में सोचा, मैं बात को बढ़ा रही हूँ तो अभी जानता नहीं है मेरे को। अच्छा कुछ सीधा कर देती हूँ मैं। चंदा नाम है मेरा, चंदा। जो अपने आप को तीस मार खान समझता है ना, उसे ऐसे चुटकियों में सीधा कर दूँ मैं। उसका नाम चंदा नहीं। लो भला इंसान की जान ले लो और सॉरी बोल कर निकल जाओ, ये सही है भाई। तो अब क्या तुम्हारे पाँव पकड़ लूँ? हद है, जब एक इंसान माफ़ी मांग रहा है तो बात को तूल देने का क्या फ़ायदा। वैसे भी अब दोबारा माफ़ी मांगने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए साइड से हटो। ऐसे ही साइड से हटूँ? ये देख नहीं रही मेरे बाजू में कितनी चोट लगी है? ऐसे तो तुझे मैं जाने नहीं दूँगी। ओके, मुझे बात समझ आ गई, तुम जानबूझकर मेरी गाड़ी से टकराई हो ताकि पैसों का मुतालबा कर सकूँ। मैं खूब जानता हूँ ऐसे लोगों को है, जो भी है पैसे और मेरी जान छोड़ो। आरिश ने जेब से वॉलेट निकाला, उसमें से चंद नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाए। क्या है ये? चंदा ने सीने पर बाजू बांध कर उसका अंदाज मुलायजा किया। पैसे हैं जिनकी खातिर तुम कब से ड्रामा कर रही हो। मुझे ये पैसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये न अपने पास रखो, बल्कि मुझे अपनी इस कार में बिठाकर अस्पताल लेकर जाओ और वहाँ से मेरी पट्टी करवाओ। आर यू सीरियस? मैं यानी आरिश है तो मैं यानी गुंडी चुड़ैल को अपनी इतनी महंगी गाड़ी में बिठाऊँ? नो, मैं बिल्कुल भी नहीं। मुझे पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है जो 1 लाख अपने सर ले लूँ। आरिश ने हुब्बत से सर झटका। मैं ये तमाशा लगा दूंगी कि तुमने मेरी पट्टी ना करवाई। समझे तुम? सीरियसली तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊँगा? चलो लगाओ तमाशा, मैं भी देखता हूँ क्या तमाशा लगाती हो। मैं कहूँगी तुम मेरे शोर और मुझे मारते पीटते हो। साइड से हटकर गाड़ी में बैठ जन से गाड़ी भगा ले गया। पीछे चंदा उसे कोसती रह गई। आज का दिन इसके लिए ख़राब था। पहले सुबह अब्बू से झगड़ा हो गया था, फिर अब इस लड़की से टक्कर। उसे सख्त कुफ़्त हुई थी। ख़राब मूड के साथ ऑफिस में दाखिल हो, किसी की भी कोई बात सुने बैठ सीधा अपने कैबिन में चला गया। कुर्सी पर बैठकर गहरी सांस की। घबराई सी इधर उधर देखती यूनिट में दाखिल हुई। आज इसका पहला दिन था, इसलिए वो थोड़ा घबरा रही थी। उसने सुना था नए आने वाले स्टूडेंट के साथ रैगिंग की जाती है। ये बुजुर्ग इसके साथ कभी कभी बिजी न थी, लेकिन मुसलसल होने वाले रात वाक़यात उसे ऐसा बना दिया था। अपना डिपार्टमेंट वो पहले ही चंदा के साथ आकर देख चुकी थी। शायद वो जानती न थी कि उसकी बहन पहले आकर सबको वार्न कर चुकी थी कि उसकी बहन की तरफ कोई आंख उठाकर भी न देखे, इसलिए कोई भी उसकी तरफ मुतवज्जो न हुआ था। वो बगैर दिल तो देखे तेजी से राहदारी उसे गुजरती अपनी क्लास की तरफ बढ़ी थी। जब वो क्लास में दाखिल हुई, सब स्टूडेंट बातें मसरूफ थे। अब तक कोई भी टीचर क्लास में न आया था। वो स्कूल से चलती एक आधी सीट पर जाकर बैठ गई। साथ बैठी लड़की ने उसे मुखातिब किया, शायद उसकी भी कोई दोस्त न थी। हाय, मैं आयशा और तुम? आयशा ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मेरा नाम ऐजल वलीद। उसने आयशा का बढ़ा हुआ हाथ थामा। नाइस नेम, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आयशा ने उसका गाल खींच कर बोली। क्या कर रही हो? सब हमें देख रहे हैं। कोई इतना फारिग नहीं बैठा कि हम पर ध्यान देते में। सारे क्लास में दाखिल हुए, दोनों फौरन सीधी होकर बैठ गए। आयशा भी क्लास से फ्री होकर सीधा होकर बैठा था। पीछे
टेक लगा कर आंखें मूंद ली। कोई दरवाज़ा खुलकर अंदर आया। आरिश ने भी ना खोली क्योंकि वो जानता था कि आने वाला कौन होगा। हाय ब्रो, कैसे हो? शाज़म कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठा। मैं ठीक हूँ, तू सुना? तू एक दिन भी टिक कर काम नहीं कर सकता। बस क्या करूँ, तेरे पर दिल नहीं लगता। तू बस आ जाता हूँ तुझे मिलने। तू बता क्या बना? अंकल मान गए? अलवीना के लिए कहाँ यार? पापा और अंकल की तिथि दोस्ती थी। पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि पापा उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। यार अंकल तेरी भलाई के लिए कर रहे होंगे। शादा ने अपनी राय दी। यार जो भी उन सब में अलवीना की कोई गलती नहीं। पहले तो सब ऐसे से पढ़ा रहे थे। सुबह भी पापा से बात की पर उनका कहना है अलवीना की जगह किसी भी लड़की का नाम लूँगा, मान जाएंगे। और अलवीना से बात करो तो वह कर जाती है, मरने की धमकियाँ देती है। दोनों तरफ से मैं पिस रहा हूँ। उसने सर हाथों में गिराया। शादा मुझसे परेशान देखकर बोला, यार चल कर सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। छोड़, तुम अपना बता। मिल गई तेरी ड्रीम गर्ल? कहाँ यार, हर जगह ढूंढ चुका हूँ, पता नहीं कहाँ जाकर छुप गई है। पिछले 1 साल से पता नहीं कहाँ कहाँ ख्वार होकर देख रही है। अब तो मम्मी पापा शादी के लिए इंसिस्ट करने लगे हैं, पर यार कैसे समझाऊँ उन्हें? इसके बिना जीने के बारे में सोचते भी हूँ तो सांस रुकने लगती है। आरश उसकी आंख में नमी देखकर उसके करीब आकर बैठा। उसके कंधे पर हाथ रखा। यार वो मुझे कब मिलेगी? उसके भर में नामुकम्मल हूँ यार। अगर वो मुझे न मिली तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। कैसी बातें कर रहा है? देखना वो तुझे जल्द ही मिल जाएगी यार। दुआ कर तो वो मुझे वक्त रहते मिल जाए। मेरा ये सोचकर दिल डरता है कि वो किसी और की ज़िंदगी में शामिल होकर उसकी ज़िंदगी तो मुकम्मल कर देगी, पर मुझे नामुकम्मल कर जाएगी। आरश ने उसकी आंखों में देखा। आरश ने उसे गले से लगाया, सच्चे दिल से उसकी खुशियों की दुआ मांगी। वो खुशी से घर में दाखिल हुई। सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठी। आयतल ने उसके हाथ पर चोट देखी, भागकर उसके करीब आई। आप भी चोट कैसे लगी? आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? आंखों से बरसात जा रही थी, साथ साथ उसे डांट भी रही थी। चंदा ने उसकी तरफ देखा जिसके साथ उसका कोई भी खून का रिश्ता नहीं था, पर उनके दिल में एहसास का खूबसूरत सा रिश्ता जरूर था। एक दूसरे की तरफ तकलीफ तरफ जाने वाले रिश्ते ऐसे हजारों रिश्ते से बेहतर हैं जो तकलीफ में हमेशा तनहा कर जाते हैं। उसे भी सामने बैठी नादक लड़की किसी से ज्यादा आ रही थी। आज आरज़ू, जानम कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम रोना बंद करो, चुप करके बैठ। मैं बैंडेज कर देती हूँ, आपको तो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं है। आयतल ने उसकी बैंडेज कर रही थी जब उस वहाँ तक भी। कैसा रही उन्हें? मैं पहला दिन किसी ने तंग तो नहीं किया? अगर कोई तंग करे तो फ़ौरन मुझे बताना, उसकी हड्डियाँ तोड़ दूँगी। नहीं मेरी प्यारी, अभी किसी ने तंग नहीं किया। और आपको पता है मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड भी बन गई है, उसका नाम आयशा है। बहुत ज़्यादा बोलती है, बहुत बहुत अच्छी है। चंदा उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। सामने बैठी लड़कियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उनकी ड्रेसिंग ही नहीं बल्कि उनकी नेचर भी दोनों से मुख्तलिफ थी। जहाँ एक तरफ हालात ने आदिल को कमज़ोर कर दिया था, दूसरी तरफ चंदा को मजबूत कर गए थे। खाना बन गया आज और दोनों रज़िया बेगम ने दोनों को आवाज़ दी। रज़िया बेगम आदिल की वालदा थी। अपनों से धोखा खाने के बाद एक हादसे में वो चंदा को मिली थी। वो उन्हें अपने साथ ले आई थी, तब से वो उसके साथ रह रही थी। रज़िया बेगम इस लड़की को देखकर अपना सब कुछ खोकर खुद को तबाह करने पर तुली थी। उनके बार समझाने के बावजूद भी अपने फैसले से एक इंच भी नहीं हिली थी। वो एक ग्रुप के साथ काम कर रही थी जो पहले लोगों को कर्जा देते, इस पर अच्छा खासा सूद वसूल करते। जब कोई पैसे वापस न करता था वो उनकी ज़मीन जायदाद या घर पर कब्जा कर लेते। औरतों से निपटने के लिए उन्होंने चंदा जैसी बेशुमार लड़कियां रखी थी। चंदा को उनके साथ काम करने का ये फायदा हुआ था कि वो आकर सब मोहल्ले वालों को धमका कर रह रही थी। कोई उनकी तरफ आंख उठा कर भी न देखे। बाकी फिर वो सब भी जो उस पर भी नजर आते थे वो भी उसे देखकर अपना रास्ता बदलने लगते थे। इसका कहना था कि बेशक वो लोग गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, पर बहुत लोगों के साथ खुआर होती थी। उसे कर्ज वसूल करने के लिए अच्छा खासा खुआर होना पड़ता था, फिर कहीं जाकर कर्ज अदा करते थे। उसे इस बात से कोई गर्ज नहीं था कि लोग क्या कर रहे हैं, उसे बस अपने काम से गर्ज था। खुद वो ईमानदारी से काम कर रही थी, उसे सिर्फ अपनी मेहनत का सिला मिलता था। उनके साथ काम की एक वजह ये भी थी कि उसकी तालीम नामुकम्मल थी, जिसकी बिना पर उसे कोई अच्छी जॉब मिलने से रही। रज़िया भी कम जानती थी वो ये काम सिर्फ उनकी हिफाजत के लिए कर रही थी। वो जानती थी आजकल के ज़माने में औरतों का अकेला रहना महफूज नहीं। चंदन वक्तन फ़वक्तन वाले वालों को धमकाती रहती, जिसकी वजह से कोई भी उनकी सिर्फ आंख उठा कर नहीं देखता था। अब तो उनकी ख्वाहिश थी काश कोई ऐसा है जो उनको कर रहे। जब इनके अपनों ने उनके साथ इतना बुरा किया तब इस छोटी सी लड़की ने उनकी मदद की। वो खुद इस वक्त इस उम्र में थी जब अपने बच्चे अपने वालिदैन से लाद उठवाते हैं, लेकिन वो खुद उनकी बेटी की हर बात पूरी करती थी।
वाकई बड़ी बहन होने का फ़र्ज़ निभा रही थी। दोनों की उम्र में ख़ास फ़र्क नहीं था, वो आयरल सिर्फ 1 साल बड़ी थी, पर ज़िंदगी ने उसे ऐसे सबक सिखाए थे कि वक्त से पहले समझदार हो गए थे। इस वक्त वो एक आलीशान रेस्टोरेंट में बैठा अलवीना का इंतज़ार कर था। आज जिद करके उसने उसे मिलने के लिए यहाँ बुलाया था, पर वो खुद अभी तक न आई थी। अब 5 मिनट ही गुजरे थे जब वो सामने से आती हुई दिखाई दी। चेहरे पर मेकअप किसी दिलकश बना रहा था। हाय आरिश, कैसी हो? कुर्सी के सीट पर बैठ के उसने पूछा। मैं एकदम फिट, तुम सुनाओ कहाँ बिजी थी इतने दिनों से? कहीं नहीं, इधर ही थी। तुम बताओ, तुमने अंकल से बात की क्या? कहाँ अंकल ने? वो मुझे जैसे सीधा देख रही थी। आरिश का ध्यान सुबह वाले वाक़े की तरफ गया। पापा आपसे बात करनी है। हाँ क्यों नहीं बच्चे? आदत सा फ़ौरन की मुतवज्जो हुए। माँ पापा, मैंने अंकल से किस बात पर लड़ाई हुई है? जो भी वजह हो, समझ में ना कि कहीं भी कोई गलती नहीं। जैसे कि आप जानते हैं, आप सब इस रिश्ते पर राजी थे। मैंने अलीना को एज अ लाइफ पार्टनर देखा है और मैं जानता हूँ हम दोनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे। तो आप प्लीज़ ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म कर दें। मैं और अलीना दोनों बहुत परेशान हैं। प्लीज़ पापा से जल्दी जाके, आकाश बेटा तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारे लिए गलत नहीं सोच सकते। पहले मैंने ये फैसला किया था कि ये बात तुम्हें ना बताऊँ, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें ये बात जानना ज़रूरी है। कभी कमरान मेरा दोस्त था, लेकिन अब जो काम वो कर रहा है मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पता। तुम जानते हो उसने जितनी बार भी मुझसे फाइनेंशियली मदद मांगी मैंने हमेशा की, पर अब वो लालची हो गया है। उसने गलत लोगों के साथ हाथ मिला लिए हैं, ड्रिंक्स और ड्रिंकिंग में इन्वॉल्व हो गया। मैंने उसे बहुत मना भी किया, पर वो मेरी एक भी बात मानने पर राज़ी नहीं है। जाने कितनी मिन्नतों मुरादों के बाद तुम मिले हो। मैं सब जानती हूँ, तुम इस दलदल में नहीं जा सकता। बेशक इन सब में अलीना की कोई गलती नहीं, लेकिन जिस गुनाहों के दलदल में उसका बाप कूदना चाहता है, इसका असर उसकी बेटी पर भी पड़ेगा। तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारे लिए बहुत हसास है। तुम हमें किस कदर अजीज़ हो ये तुम कभी नहीं जान सकते। तुम्हारी माँ की जान बसती है तुम में। क्या तुम चाहते हो उसे तकलीफ़ हो? तुम्हें ज़रा सी खरोच भी आएगी तो वो तड़प उठेगी। इसलिए हमने फैसला किया कि तुम जिस भी लड़के से शादी करना चाहते हो हम राज़ी हैं, सिवाय अलवीना के। अगर तुम्हें खुद कोई लड़की नहीं पसंद तो तुम्हें अपनी माँ की पसंद की हुई लड़के से शादी करनी होगी। इतना सब सुन लेने के बाद कुछ बोल नहीं सका, इसलिए चुपचाप वहाँ से निकल गया। अलवीना उसकी तरफ मुतवज्जो थी, जो किसी गहरी सोच में गुम था। क्या हुआ आरिश, क्या सोच? आरिश की तरफ मुतवज्जो उसने दो टोक अलवीना से बात करने का फैसला किया। पहली बार उसने शाज़म को किसी बात में इन्वॉल्व नहीं किया था, क्योंकि वो अलवीना और उसके पापा की इंसल्ट नहीं करवाना चाहता था। वो जानता था शाज़म उसकी बात किसी से शेयर नहीं करेगा। अब वो अपने मसले खुद से सुलझाना चाहता था। वो तो पहले ही परेशान था, उसके और परेशान करने का आरिश का कोई इरादा नहीं था। कुछ देर खामोशी के बाद आरिश की आवाज़ गूंजी। क्या तुम जानते हो तुम्हारे पापा के नए बिजनेस के बारे में? अगर नहीं जानते तो जान जो कि वो कितने गलत काम में इन्वॉल्व है। अपने पापा को समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि पूरे हक से उन्हें रोको। तुम जानती हो मेरे पापा ने कितनी सिंपल लाइफ गुजारी है और मुझे लेकर वो कितने टची हैं। इसलिए उन्हें ये बात नहायत नागवार गुजरी है। मेरे हिसाब से वो ठीक बात कर रहे हैं। अभी अंकल को दिख नहीं रहा, ये ना हो कि देर हो जाए और उन्हें पहचानने का मौका नहीं ना मिला। तुम उनकी बेटी हो, तुम भी ये ना चाहोगी कि वो ये गलत काम करें। तुम उन्हें समझो, क्योंकि पापा ने मुझे जस्ट 1 मंथ दिया है। तुम अपनी अपनी पसंद सामने रखने का, और नहीं तो फिर उनकी मर्ज़ी से शादी करनी होगी। अलवीना की आँखें लबालब पानी से भर गईं। तुम रो तुम मत बस, तुम इस तरह उनको समझाओ। वो छत पर खड़ी नारंगी आसमान को देख रही थी, जहाँ से सूरज नमदार होना शुरू हुआ था। उसे बचपन से ही जल्द उठने की आदत थी, और ये आदत इस कदर पुख्त हो चुकी थी कि सुबह-सुबह उसकी आँख खुद ब खुद खुल जाती। पहले-पहले उसे जगाने के लिए उसकी माँ को कितनी मेहनत करना पड़ती थी, लेकिन अब वो जान चुकी थी कि जिन बच्चों के सर पर बाप का साया नहीं होता, उन्हें नाज़ो-नख़रे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो जानती थी अब नाज़ उठाने वाला वो मेहरबान साया नहीं होगा। माँ पूरी कोशिश करती कि उसको ये कमी महसूस ना हो, लेकिन बाप जैसे मेहरबान शरीर की जगह कोई नहीं ले सकता। खुद से ज़्यादा दुख तो उसे अपनी आप ही के लिए होता था। उसके खुद के पास माँ जैसी नेमत थी, पर उसकी आप ही तो दोनों से महरूम थी, जो हँसकर हर गम छुपा जाती थी और ज़रा भी ना पड़ने देती। उसे कभी-कभार खुद पर गुस्सा आता था, लेकिन पैसों पर मारो आप ही का हक था, वो सब उसकी तालीम पर खर्च हो रहे थे। वो उसकी ज़रूरतों के लिए ख़वार होती थी। उसे वो दिन अच्छी तरह से याद है जब उसका इंटर का रिज़ल्ट आया तो उसे मज़ीद पढ़ने से मना करती था। वो मज़ीद बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसका ज़हन दूर कहीं भटका। उसके कानों में मारे के बाद मुझे इस बात का क्या मतलब कि तुम मज़ीद नहीं पढ़ना चाहते? इतने अच्छे नंबर लिए घर बैठने के लिए हैं क्या? अच्छा, अभी ऐसी बात, अगर मैं ये बात आपसे कहूँ तो इसकी बातें सुनकर उसने नज़र चुराया। ये मेरी बात कहाँ से आ गई आप ही? आप समझ क्यों नहीं रही? आप पहले ही अपने 1 साल ज़ाया कर चुके हैं। मैं तो कहती हूँ हम दोनों एक साथ यूनी में एडमिशन ले लेते हैं। छोड़ो, मेरी अपनी बात करो।
मानो ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। अच्छा तो तुम ये जिताना चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं लगती? अभी मेरा मतलब ये नहीं था, दिल पे बस ऐसे गोया हुआ। फिर ठीक है, मैं तुम्हारा एडमिशन करवा रही हूँ, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। दो टोक बात करती वो वहाँ से निकलती चली गई। आयतल एक बार फिर उसकी तरफ उनसे नाकाम लौटी, जो शायद अपनी ज़िंदगी संवारना ही नहीं चाहती थी। सब कुछ झटक कर वो हाल में लौटी। आयतल ने एक आखिरी नज़र आसमान की तरफ डाली और नीचे की तरफ बैठ गई। उसे बोल तो दिया था मैं संभाल लूँगा, पापा को मना लूँगा, पर अब वो खुद ही जानता था वो कभी भी अपने वालिदैन की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। सेलिना से कोई जुनूनी मोहब्बत नहीं थी, बल्कि उसने तो हमेशा उसे अपना दोस्त ही समझा था। पर जब इसे उनसे प्रपोज किया तो पहले उसने साफ कह दिया कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। फिर जिस पर उसने अच्छा खासा तमाचा लगाया था, उसे खुदकुशी की धमकी दी, जिस पर आरश अच्छा खासा परेशान हुआ। फिर मजबूरी में सेलिना की पेशकदमी कबूल की। इसके घर वालों को भी इस पर कोई एतराज़ न था। दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी हो गई थी। इसको इसको एज अ लाइफ पार्टनर देखने में उससे अच्छी लगने लगी थी, बल्कि अब उसे महसूस होने लगा था कि वो उससे मोहब्बत भी करने लगा है। दोनों की राह में कोई रुकावट न थी, पर अब अचानक ये सब जब दिल ने भी उसे कबूल कर लिया था, पर अब ये सब हो रहा था उससे, तो इस परेशानी का कोई हल नजर न आया। फिर जब इसने अपने प्रपोजल किया तो फिर इसने साफ कर दिया कि हमसे उसे सीनियर कहते देख के मामा को वादी शादम बेटा इधर आओ, कुछ बात करनी है। ये बात अच्छे से जानता था कि उन्हें क्या बात करनी है, फिर भी क्या साल भर करने की जन्म तो हुआ। देखो बच्चे, जो भी कहूँगी इसमें तुम्हारी भलाई है। पिछले एक साल से तुम इसके पीछे ख्वार हो रहे हो, पर क्या मिला? वो नहीं मिली ऐसे क्या? अगर ये इसके पास में तो ऐसा ज़रूर करता, पर ये दिल तो बस इसके एक झलक का मुंतज़िर था, और वो ऐसे चुप कर बैठी थी कि उसके बारे में कुछ भी ना पता लगा सका। शाज़म शाज़म ने सारी सोचों को ज़हन से झटका। प्लीज़ मामा, मुझे नहीं करनी फ़िलहाल कोई शादी। अगर कभी ज़िंदगी में मेरी कभी शादी होगी तो सिर्फ ऐसे जैसे मैं चाहता हूँ। तो क्यों नहीं समझता कि उसे मिलना होता तो मिल चुकी होती आपके वो थोड़ा नरम पड़ी। मामा प्लीज़ मुझे कुछ वक्त दें इन सब से निकलने के लिए। वो ये बात बखूबी जानता था कि वो इसकी यादों से नहीं निकल सकता था। अगर उसके पास में होता तो ऐसा बहुत पहले कर चुके थे, लेकिन इसे अपनी माँ को तसल्ली दी कि वो इन सब से निकल आए। एक ओपन रेस्टोरेंट में दोनों आमने सामने बैठे थे। आरिश कब से इसकी खामोशी को नोट कर रहा था, पर वो चुपचाप बैठा कुछ सोचने में मगन था। शाज़म यार कुछ बता दो, कब से खामोश बैठा है? जब तक तुम कुछ बताएगा नहीं मुझे कैसे पता चलेगा क्या परेशान है तुझे? मुझे कोई तरीका बता के मैं उसे भूल जाऊँ, फिर कुछ ऐसा करके वो मुझे मिल जाए। आरिश ने बस जिसको देखा, जिसके नाम के अलावा कुछ नहीं जानता था। ये नाम भी उसने शाज़म के मुँह से सुना था, जिसको उसने कभी देखा न था। कैसे वो उसे ढूंढ सकता था? शादी के पास उसकी कोई तस्वीर भी न थी। क्या हुआ, आंटी ने कुछ कहा है? तो परेशान हो वो तो दो दिन में सब भूल जाएंगी। नहीं, ये सब उनके सारे पुख्ता है, वो नहीं भूलेंगी, मैं जानता हूँ। आरिश खामोश बैठा जो सुन रहा था। वो चाहता था कि खुलकर अपनी बात करें। लोग कहते हैं वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, पर मेरा वक्त तो कहीं ठहर गया है जहाँ मैंने उसे खोया था। घड़ी की सुइयाँ रफ्ता रफ्ता काट तो रही थी, साथ साथ मेरा सुकून भी ख़त्म कर रही है। उसे खुद में निकालने की कोशिश करता हूँ तो सांस थमने लगती है। आरिश ने अफसोस उसकी तरफ देखा, जिसे मोहब्बत दीमक की तरह चाट रही थी। उसे वो कोई दीवाना ही लगा वहाँ कि उसे यकीन आया कि मोहब्बत एक बेख्तियार जज्बा है, जिस पर इंसान का कोई जोर नहीं चलता। आरिश ने बेख्तियार से गले से लगाया, कहने को उसके पास कुछ था ही नहीं। मामा आंटी ने आपसे अब तक मेरे और शादी के रिश्ते की बात नहीं की, वो, और मुझे नहीं लगता वो करेंगी भी। ये क्या बात है मामा, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आप जानती हैं मैं उसे पसंद करती हूँ, जानती हूँ मैं, पर तुम किसी की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल नहीं हो सकती, और ना ही मैं ऐसा होने दूँगी जानते बूझे तुम्हें कोई में धकेल दूँ, क्योंकि तुम किसी की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल तो हो सकती हो, पर उसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती। जो भी हुआ, मेरी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ शादम से। सुन लिया आपने? तब बेगम ने फिर बस इसे उसकी तरफ देखा। लिया तुम समझने की कोशिश करो बच्चे, मुझे कुछ नहीं समझना कर। आंटी बात नहीं करें तो आप करें, मुझे ये बातें करने की कोई फ़ायदा नहीं है। वो कब से परेशान बैठी थी। उसकी दोस्त कब से उसे देख रही थी। अलवीना तुम्हारी बातों को सुनने के बाद अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक प्लान है, जैसे तुम्हारा और आरिश का मसला भी हल हो जाएगा और आरिश के पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे। अलवीना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ऐसा कौन सा प्लान चल रहा है उसके दिमाग में? अलवीना अपनी हैरानी पर काबू पाते हुए से मुखातिब हुई। अगर तुम्हारे दिमाग में मेरी शादी का प्लान है तो कैंसिल कर देंगे। मैं 2 साल अभी शादी का कोई इरादा नहीं है।
और ये बात भी ऐसी जानती हूँ आरिश के पेरेंट्स सिर्फ मुझे से दूर करने के लिए ये कर रहे हैं, पर ये मैं होने नहीं दूँगी। इसके बाद तभी नाना वैसे नफरत कर गए थे। फातिमा सिर्फ सोचे, उसे कहा कुछ नहीं। ये था इसका पार्ट 1 और इसका एंड यहीं पर करते हैं और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी पार्ट 2 में।